आज हम अशोक का शासन प्रबंध और मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में जानेंगे। ये अशोक का शासन प्रबंध किस प्रकार का था और मौर्य साम्राज्य का किस प्रकार से पतन हुआ। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और कलिंग युद्ध के बाद वह उसके विचारों में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है, तो उसका असर राज्य को भी पड़ता है और धीरे धीरे राज्य का जो राजनीतिक शक्ति है वो कमज़ोर होती जाती है और इसका जो अंत होता है वो इस वंश का पतन के रूप में हमें देखने को मिलता है कि मौर्य साम्राज्य में अशोक के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए वो इतने शक्तिशाली नहीं है और उनकी नीतियाँ उनके पतन का कारण बनी। तो पहले हम अशोक का शासन प्रबंध, अशोक का राजत्व सिद्धांत। जैसा कि राजा सिद्धांत के अंतर्गत हमने पूर्व में देखा कि राजा ही सर्वोपरि, राजा की आज्ञा अंतिम आज्ञा, और राजा जो कि स्वेच्छाचारी और निरंकुश होते थे। लेकिन अशोक कलिंग युद्ध से पूर्व तो ऐसा ही था, लेकिन उसके बाद उसके विचारों में परिवर्तन आता है और उसका जो व्यवहार है वह आदर्शवादी हो जाता है और वह मानवतावादी दृष्टिकोण की उसके अंदर प्रधानता विद्यमान हो जाती है और वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं रहता है और वह अपने आप को सम्राट कहलाना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये भय और आतंक का प्रतीक था सम्राट। तो वह प्रियदर्शी, देवाना प्रियदर्शी के विरुद्ध धारण के लिए, मतलब वह अपने आप को देवाना प्रियदर्शी कहलाना अधिक पसंद करता है सम्राट की बजाय। केंद्रीय शासन निरंकुश व स्वेच्छाचारी होकर जनहितैषी शासक था। सम्राट अशोक ने अपने आप को सम्राट न कहलाकर वह जनहितैषी शासक कहलाना पसंद करा और जो उसके पूर्व में जो शासक हुए निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी थे। लेकिन अशोक के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह जनहितैषी शासक बन गया था और जो भी अपना जो पूरा कार्य था वह जनता के कल्याण में ही अपना पूरा ध्यान लगाता था और धन खर्च करने में भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतता था। मंत्रिपरिषद, अब जब राजा का व्यवहार स्वभाव सब कुछ बदल गया तो मंत्रिपरिषद की विचारधारा में परिवर्तन आया। ये मंत्रिपरिषद राजा को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों यानी शासन कार्यों में सहायता देने के लिए होती थी, क्योंकि एक राजा, एक सम्राट अकेले ही अपने राज्य को नहीं संभाल सकता। उसको संभालने के लिए और संचालित करने के लिए उसे सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी। इसीलिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जाती थी जिसका कार्य राजा को शासन कार्यों में सहायता देना होता था। अब यहाँ राजा जो सम्राट अशोक है उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। वो न निरंकुश रहा, न स्वेच्छाचारी, वह जनहितैषी, जन कल्याणकारी इसकी विचारधारा है। तो मंत्रिपरिषद भी इसी प्रकार के उसको सुझाव देती थी कि राजा को ये बात ज़्यादा उचित लगेगी। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन के रूप में देखा जाए तो केंद्र का शासन चलाने के लिए अलग व्यवस्था और प्रांतीय शासन जो है वो स्थानीय लोगों के माध्यम से इसका कार्यभार देखा जाता था। तो शासन सुविधा की दृष्टि से अशोक का जो प्रांत है वो 5 भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में? 5 भागों में। प्रांतीय शासन में जो पहला था प्राच्य अथवा उत्तरी पूर्वी प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो सीधे सम्राट की देखरेख में थी। मतलब प्राच्य अथवा उत्तरी पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सीधे सम्राट के देखरेख में थी, यानी यहाँ सम्राट अशोक स्वयं इस पर ध्यान देता था। नंबर 2 उत्तरापथ अथवा उत्तरी पश्चिमी प्रांत,
जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। क्या थी राजधानी? तक्षशिला। उत्तरापथ अथवा उत्तरी पश्चिम प्रांत जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। नंबर 3 दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। क्या थी? स्वर्णगिरी। नंबर 4 उत्तरापथ अथवा अवंती प्रांत जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। चौथे की राजधानी क्या है? उत्तरापथ अथवा अवंती प्रांत की राजधानी उज्जैनी। और नंबर 5 जो है कलिंग देश जिसकी राजधानी तोशाली थी। क्या थी? कलिंग देश जिसकी राजधानी तोशाली थी। और भी इसके अतिरिक्त प्रांत थे अशोक के प्रांतीय शासन के अंतर्गत, लेकिन वहां पर स्थानीय ही लोग शासन कर रहे थे। और वो प्रांत कौन से थे? यवन, कंबोज, नागपति, भोज, परिंद, आंध्र आदि ये प्रांत थे जिस पर शासन कर रहे थे वो स्थानीय शासकों द्वारा शासन किया जा रहा था, उनको सौंप दिया था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट शासन करना संभव नहीं हो पा रहा था। इसके बाद ये प्रमुख अधिकारी कौन से थे जो शासन कार्यों को देखते थे और शासन में अपना सहयोग देते थे? अग्रमात्य। नंबर 1 है अग्रमात्य। यह सम्राट का प्रमुख मंत्री तथा सहायक होता था। अग्रमात्य यह सम्राट का प्रमुख मंत्री तथा सहायक होता था। नंबर 2 महामात्र। प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था। महामात्र प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था। नंबर 3 राजक। राजक प्रांतीय स्तर के उच्च अधिकारी होते थे और प्रजा की जो सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे। इनका राजक का काम ये था कि प्रजा को किसी प्रकार की कोई परेशानी या उनको असुविधाएं तो नहीं हो रही है, इस कार्य को देखने का कार्य राजक करते थे। नंबर 4 युक्त अथवा युक्त। इनका कार्य राजस्व संग्रह करना होता था। क्या कार्य होता था? इनका कार्य राजस्व संग्रह करना होता था। नंबर 5 प्रादेशिक। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार प्रादेशिक जिला का अधिकारी होता था। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार प्रादेशिक जिला का अधिकारी कौन होता था? प्रादेशिक। उसका प्रमुख कार्य कर वसूल करना तथा फौजदारी न्याय करना होता था। क्या होता था? फौजदारी न्याय करना। मौर्य साम्राज्य का विघटन। अब हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का विघटन किस प्रकार से होता है। अशोक की मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी इतना सशक्त नहीं दिख रहा जो उसके साम्राज्य को कायम रख पाता। अब अशोक की जो नीतियां भी ऐसी थी कि जब उसने बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है और धर्म परिवर्तन कर लेता है और विभिन्न बौद्ध धर्म से संबंधित कार्य कराता है, तो उसके साम्राज्य को कायम रख पाता ऐसे उत्तराधिकारी भी नहीं थे। कि अशोक ने तो अपने समय में राज्य को संभाले रखा, लेकिन उसके बाद उसके उत्तराधिकारी उसको नहीं संभाल पाए और शासन का बोझ था वो उसको नहीं संभाल गया, उसके नीचे दब गए। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया, जो 184 ईस्वी पूर्व के आसपास इस वंश का पतन हो जाता है। मौर्य का पतन आकाश में घटना, मौर्य साम्राज्य का पतन जो था वो आकाश में घटना नहीं थी, ये क्रमिक रूप से इसका पतन हुआ मौर्य वंश का। और अशोक के बाद इसमें अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से जो मुख्य कारण थे, उसमें नंबर 1 था राजतंत्रात्मक शासन के स्वाभाविक दोष। राजतंत्रात्मक शासन के स्वाभाविक दोष, शासन का भार ढोने वाला शासन दुर्बल होना और साम्राज्य शिथिल होकर क्षीण होने लगा था। क्योंकि अशोक के बाद जो भी शासक हुए वो क्या साम्राज्य का जो शासन भार था उसको ढोने में यानी संभालने में इतने सशक्त नहीं थे कि वो आसानी से कार्यभार को चला सके। और जिसके कारण क्या हुआ कि साम्राज्य तो वो था शिथिल हो गया और क्षीण होकर वह पतन की कगार पर पहुंच गया। केंद्रीय शासन की निर्बलता दूसरा कारण था
केंद्रीय शासन की निर्भरता, केंद्रीय शासन के निर्भर पड़ने पर धीरे धीरे स्थानीय राज्य स्वतंत्र होने लगे थे। क्या होने लगे थे? राज्य स्वतंत्र होने लगे थे, क्योंकि जब केंद्रीय शक्ति किसी भी राज्य की कमजोर हो जाती है तो जो स्थानीय शासन होता है, प्रांतों का शासन होता है, वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उससे क्या होता है कि शासन की जो बागडोर है वो अपने आप में कमजोर होने के कारण पतन की ओर बढ़ने लगती है। जैसा कि हमने देखा कि अशोक जब राजकाज में कम ध्यान और धार्मिक कार्यों में ज़्यादा अपना ध्यान लगा रहा था, तो जिससे कि अब जो मंत्रिपरिषद थी वो भी उनको ऐसी सलाह दे देती थी कि जिससे अशोक को खराब लगे या उसके उत्तराधिकारी को खराब लगे, तो जिससे कि धीरे धीरे केंद्रीय शासन जब निर्बल होता गया तो राज्य पतन की ओर बढ़ा और लास्ट में इसका पतन हो जाता है। प्रांतीय शासकों के अत्याचार। कलिंग अभिलेखों से विदित होता है कि प्रांतीय अधिकारी अकारण लोगों को बंदी बनाकर उत्पीड़न करते थे और शासकों का अत्याचार बढ़ा तो जनता ने शासन से नाता तोड़ लिया। ये बात स्वाभाविक ही है कि जब राजा ही प्रजा के प्रति अधिक जिम्मेदारी नहीं समझेगा और उन पर अत्याचार करेगा, उनके प्रति गैर जिम्मेदार रहेगा, तो जो जनता है वो भी राज्य से अपना नाता तोड़ लेती है और ऐसे समय में शासक के पतन के साथ साथ राज्य का भी पतन निश्चित हो जाता है। नंबर नेक्स्ट, अत्याचारी शासक। अत्याचारी शासक भी माने जा सकते हैं, जैसे कि गार्गी संहिता के अनुसार मौर्य शासक शालीशुक एक अधार्मिक एवं अत्याचारी शासक सिद्ध हुआ। शालीशुक का नाम आता है गार्गी संहिता के अनुसार। प्रजा की श्रद्धा में कमी आई, क्योंकि जब राजा ही अत्याचारी हो और राजा प्रजा के प्रति जन कल्याणकारी भावना न रखे, तो ऐसे समय में क्या है कि राज्य की जो प्रजा है वह भी उसके मन में भी राज्य के प्रति लगाव की भावना में कमी आती है और जो पतन का कारण बनता है। राज दरबार की दरबंदी। साम्राज्य के मंत्री निजी स्वार्थों में लगे रहते थे। जो साम्राज्य के मंत्री थे वो निजी स्वार्थों में संलिप्त रहते थे, जिसके कारण गुटबंदी दलबंदी को बढ़ावा मिला और राज्य के हित को देखने वाला कोई नहीं, जिससे क्या हुआ कि राज्य में जो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कमी आई और दलबंदी और गुटबंदी ने मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर अग्रसर किया। करों की अधिकता। अब यहाँ पर पूर्व में हमने देखा कि जैसे कि राजा निरंतर युद्ध में रत रहते थे, जिसके कारण अधिक से अधिक धन की आवश्यकता पड़ती थी, और लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि राजा जो सम्राट अशोक की धार्मिक कार्यों में अधिक से अधिक धन व्यय होने लगा, विभिन्न स्तूप बनाए जाने लगे और बहुत संघों का निर्माण में तमाम खर्चा। तो इस प्रकार से राजा की जो खर्चीला जो व्यवहार हो गया था, उससे क्या हुआ कि अब उसकी भरपाई कैसे हो, कहाँ से पैसा आए। तो जो कर थे उनमें बढ़ोतरी कर दी गई मंत्रिपरिषद के द्वारा, जिससे क्या हुआ कि लोगों में जो कृषकों की दशा में गिरावट आने लगी और लोगों की जो राज्य के प्रति जो अच्छी नीति थी उसमें बदलाव आया और करों की अधिकता में भी अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने करों को अधिक बढ़ाया अपने निजी स्वार्थों के लिए, जिससे कि राज्य की जनता राज्य से नाराज हो गई। राजकोष की रिक्तता। यहाँ पर देखते हैं कि राजकोष की रिक्तता का कारण युद्ध नहीं बल्कि अशोक की धार्मिक नीतियाँ और क्रियाकलाप भी थे, जिसने राजकोष में धन में कमी ला दी थी, क्योंकि विदेशों में धर्म प्रचार हो रहा है, बौद्ध स्तूप बनाए जा रहे हैं, बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ और बौद्ध
भिक्षुओं के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं। तो जिस प्रकार धन को एकत्रित करने की ओर ध्यान कम और खर्चे पे अधिक, और उत्तराधिकारियों ने तो अपने निजी स्वार्थों में खर्च करना शुरू किया, और शालीशुक ऐसा शासक जिसने तो अत्याचारी बढ़ा दिए थे। तो जिससे क्या हुआ कि राज्य को उसकी जो धन की बहुलता होनी चाहिए उसमें रिक्तता आती गई, और जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। सैनिक शक्ति का पतन, सैनिक शक्ति का पतन अगर हम देखें तो जब अशोक ने बौद्ध नीति अपनाई तो उसने युद्ध करा, युद्ध में भाग लेना बिल्कुल छोड़ दिया, अहिंसा की नीति को अपना लिया, और किसी जीव की हत्या को भी बहुत बढ़िया पाप मानना, और धीरे धीरे वह पूर्ण रूप से देखा जाए तो बौद्ध भिक्षु बन गया। जिसके कारण क्या है कि जो सैनिक अभ्यास थे सेना ने कम कर दिए ना, और जिससे भी जो पड़ोसी राज्य थे, शत्रु जो प्रदेश थे, वो अशोक की तरफ एक तरह से अपना दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, और सैनिक शक्ति में कुशलता में कमी आने से भी धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य जो है पतनोन्मुख हो जाता है, और बाद में इसका पतन हो जाता है। क्योंकि राज्य के ऊपर ही निश्चित निर्भर करता है कि वो राज्य की जो सैनिक शक्ति है वो किस प्रकार से उसको बढ़ाए, कम करे, या उसमें उसकी वृद्धि करे। तो यहाँ पर मौर्य शासकों ने अशोक के बाद ज़्यादा सैनिक शक्ति पर ध्यान नहीं दिया, और अशोक की जो अहिंसावादी नीति थी उसने भी सैनिक शक्ति को कमजोर किया, जिसके पतन के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया था। विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण में हम देखें मौर्यों के शासन काल में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण यूनानियों ने भारत आक्रमण किया, और यूनानियों के आक्रमण भी जो मौर्य साम्राज्य की शक्ति को क्षीण करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, और यूनानियों के आक्रमण में मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर ले गए, और विदेशी आक्रमण निरंतर होने से जो कमजोर शासक थे अशोक के बाद, उन्होंने राज्य को नहीं संभाल पाया, और शक्ति कमजोर होते होते बाद में मौर्य साम्राज्य पतन का कारण बनी। ब्राह्मण प्रतिक्रिया, अब यहाँ ब्राह्मण प्रतिक्रिया का अपना विशेष योगदान है। जैसा कि हमने देखा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दो धर्म ऐसे थे जिन्होंने बहुसंख्यक हिंदू समाज को प्रभावित किया। धीरे धीरे लोग जैन और बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन बाद में ब्राह्मण ने इस बात पर जनता का ध्यान दिलाया कि अशोक और मौर्य वंश का पतन उनकी धार्मिक नीतियां और उनकी गलत नीतियों के कारण हुआ है, जिसमें अशोक की तो पूरी धार्मिक नीतियां ही उसके लिए जिम्मेदार है। तो ब्राह्मण पहले से ही नाराज थे, लेकिन अशोक की बौद्ध नीति से वो क्षुब्ध तो थे ही, और उन्होंने अब इस बात पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी कि ऐसे अहिंसा से क्या लाभ जिससे खुद का ही पतन हो जाए। लोगों को ये बात समझ में आने लगी, ये बात तो सही है कि एक राजा को एक भिक्षु या साधु के रूप में रहकर शासन करना उचित नहीं है, उसको शासन कार्य छोड़ देना चाहिए। और जैन और बौद्ध धर्म का जो प्रभाव पहले से बना हुआ था और ब्राह्मण पहले से नाराज थे, तो उनकी प्रतिक्रियावादी नीति ने भी मौर्य साम्राज्य पतन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हमने इस वीडियो में अशोक का शासन प्रबंध और मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में जाना। अशोक का राजस्व सिद्धांत, केंद्रीय शासन, मंत्रिपरिषद, प्रांतीय शासन। इसके बाद प्रमुख अधिकारी, अग्रमात्य, महामात्य, राजक, युक्त अथवा युक्त, प्रादेशिक, मौर्य साम्राज्य का विघटन। और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण हमने राजतंत्रात्मक शासन के स्वाभाविक दोष, केंद्रीय शासन की निर्बलता, प्रांतीय शासकों के अत्याचारी शासक, राज दरबार की दलबंदी, करों की अधिकता, राजकोष की रिक्तता, सैनिक शक्ति का पतन, विदेशी आक्रमण और ब्राह्मण प्रतिक्रिया, ये इसके प्रमुख कारण थे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।